हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पीसीएम मास्टर जी में स्वागत है। और बच्चों, हम भौतिक विज्ञान के अनसॉल्व को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग 2024 और 25 के जितने भी सेट हैं उन सभी सेट को वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और यह हमारा 2024 का पहला सेट है 346 FS, जिसको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है बच्चों की गतिज ऊर्जा के एकड़ का लुईस डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होता है। तो आपको उसका तरंगदैर्घ्य हमको बताना है। तो आप जानते हैं कि डी ब्रोगली जो वेवलेंथ होता है उसकी जो वैल्यू होती है क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू H/P होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें H/P के फॉर्म में है नहीं, तो यहाँ पे ये जो P है अब इसको चेंज करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी के रूप में। और आपने पढ़ा होगा कि गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग रिलेशन होता है K इक्वल टू P²/2m। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें और P की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आपको मिलेगा 2mK हो जाएगा। यहाँ पे K क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और यहाँ पे K की जगह पे कैपिटल E यूज किया गया है। तो हम इस P को इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2mE लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो लैम्डा हमारा बनेगा H/√ के अंदर 2mE हो जाएगा। तो इस प्रकार जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, लैम्डा इक्वल टू H/2mE, यानी ये वाला हो जाएगा। ठीक है, पहला जो आंसर होगा वो सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन यह है बच्चों कि यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd दिया है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E हो, तो हमको रिलेशन बताना है कि जो अनुगमन वेग होता है क्या वैद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है कि वैद्युत क्षेत्र के वर्ग के समानुपाती होता है। तो इसको हम लोग समझते हैं, आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा गतिशीलता पढ़ा होगा आपने। गतिशीलता क्या होता है, म्यू इक्वल टू अनुगमन वेग Vd बटे कैपिटल E होता है। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई आप करें तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा E इक्वल टू Vd। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू है वह अनुगमन वेग के क्या है, समानुपाती है। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, यानी जो हमारा अनुगमन वेग है वह वैद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए। तो अगला क्वेश्चन यह है कि परिकीणित अल्फा कण का पथ होता है, यानी अल्फा कणों की स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा हुआ होगा कि जो उसका पथ होता है वह पथ वृत्ताकार होता है कि प्रवलयाकार होता है कि अति परवलयाकार होता है। तो बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा अति परवलयाकार। उसका जो पथ होता है वह अति परवलयाकार होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। तो आप जानते हैं कि जिस लेंस की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फोकस दूरी भी ज़्यादा होगी। तो आप जानते हैं कि जो रेड रंग का प्रकाश होता है उसका वेवलेंथ यानी लैम्डा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो उसकी फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी बच्चों, ज़्यादा हो जाएगी। यानी लाल रंग का प्रकाश का फोकस दूरी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। ये सभी अभी ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं हम लोग। हाँ, पहला क्वेश्चन यह दिया है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारित्र यानी संधारित्र यूज किया गया है तो परिपथ में वह शक्ति बताना है। यानी मेरे पास एक AC सोर्स है और उस AC सोर्स में हमने एक कैपेसिटर को बांधा है। ठीक है, तो कैपेसिटर कितना पावर खर्च करेगा, तो आप जानते हैं कि जो P एवरेज का फार्मूला होता है IRMS इंटू VRMS, और क्या होता है हमारा cos phi होता है। फाई जो होता है धारा और वोल्टेज का फेज डिफरेंस होता है। जब सर्किट के अंदर प्योर कैपेसिटर लगा होता है बच्चों, तो उस केस में धारा और वोल्टता के बीच कलांतर की जो वैल्यू होती है 90 डिग्री होती है, यानी फेज डिफरेंस कितना होता है 90 का। और जब cos फाई का मान 90 भरेंगे तो आपको जो एवरेज पावर निकल के आएगा
वह 0 आ जाएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यानी सेकंड वाला जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया गया कि दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच जो फोर्स लगता है 80 न्यूटन का लगता है। जब इन्हीं आवेशों को परावैद्युत माध्यम में किसी मीडियम में रख दिया जा रहा है तो इस पर जो फोर्स लगता है 8 न्यूटन का लगता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक यानी कैपिटल के का आपको मान बताना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, जब दोनों आवेशों को निर्वात में रखते हैं तो फोर्स की वैल्यू दी गई, यानी एफ एयर की बात करते हैं। ठीक है, एयर में फोर्स कितना लग रहा है हमारा 80 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, और सेकंड केस में उतने ही दूरी पर जब किसी मीडियम में रख दिया जा रहा है बच्चों, तो जो फोर्स लग रहा है वो हमको लग रहा है 8 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, और परावैद्युतांक आप जानते हैं डिफाइन किया जाता है के इक्वल टू माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता होती है। चाहे आपने एक ये फार्मूला पढ़ा होगा, एफ मीडियम ये है ना, एफ एयर बटे क्या हो जाएगा हमारा एफ मीडियम हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल के की वैल्यू डिफाइन की जाती है परावैद्युतांक कैसे। तो हम देख रहे हैं कि एयर में फोर्स कितना है 80 न्यूटन है, और इसमें हम देख रहे हैं फोर्स कितना हमारा है, इधर हमारा फोर्स है 8 न्यूटन। तो इससे डिवाइड देंगे तो बच्चों तो के का मान आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी इस प्रकार आपको परावैद्युतांक का मान क्या हो जाएगा, के की वैल्यू 10 मिलेगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिया। ठीक है, अब हम लोग शॉर्ट आंसर देखते हैं इसके 1 नंबर वाले बच्चों। हाँ, पहला दिया है कि लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात बताना है। ठीक है, तो पहले जब लेंस को एयर में रखा जा रहा है तो हम उसकी फोकस दूरी लेंस मेकर फार्मूला से लिखते हैं। तो आप जानते हैं इसके सॉल्यूशन की बात की जा रही है। ठीक है बच्चों, 1/f ए एयर में रखा जा रहा है तो फोकस दूरी मैंने एफ ए बोल दिया, और क्या हो जाएगा, चूंकि एयर में लेंस रखा गया है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तना यानी ए इक्वल टू म्यू जी माइनस 1 हो जाएगा, और उसकी त्रिज्याएं R1 माइनस 1/R2। ठीक है, ये हम इसकी रेडियस रख दिया है। अच्छा, इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर क्या है 1 बोल दीजिए। ठीक है, अब उसी लेंस को कहाँ रख रहे हैं, किसी लिक्विड में रख रहे हैं। ठीक है, तो उस लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक डिफाइन करना पड़ेगा हमको, यानी क्या हो जाएगा, अब 1/f यल हो जाएगा, क्योंकि अब लिक्विड में रखा जा रहा है तो लिक्विड की फोकस दूरी, और इस बार जो अपवर्तनांक हम डिफाइन करेंगे चूंकि कहाँ रख रहे हैं, लिक्विड में रख रहे हैं, तो उस लिक्विड के सापेक्ष लेंस के कांच का अपवर्तनांक यानी यल म्यू जी माइनस 1 हो जाएगा। चूंकि वही लेंस रखी जा रही है तो रेडियस आपका वही होगा R1 माइनस R2। यह हमारा इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया। हमको रेशियो पूछा जा रहा है कि फोकस दूरी लेंस को द्रव में डुबाने पे उसकी फोकस दूरी का अनुपात, तो अनुपात पूछा जा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में 2 से डिवाइड देते हैं। ठीक है, यानी समीकरण 1 भागा 2 से। ठीक है बच्चों, जब आप 1 में 2 से भाग देंगे तो यह पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यह टर्म पलट के बच्चों कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी एफ यल अपान एफ ए हो जाएगा। और यहाँ से देखिए हमको क्या मिलेगा, यह मिलेगा ए म्यू जे माइनस 1 अपान यल म्यू जी माइनस 1, यह हमको रेशियो मिलेगा। लेकिन आपको जो रेशियो पूछा गया है वायु में फोकस की दूरी और लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी, यानी इसको उल्टा करना पड़ेगा, एयर वाले भाग को ऊपर करना पड़ेगा, यानी क्या हो, इसको पलट दीजिए तो पलटेंगे तो एफ ए अपान एफ यल इक्वल टू जो बच्चों मिलेगा
यल म्यू जी माइनस 1 अपान ये हो जाएगा आपका ए म्यू जी माइनस 1। यह जाके हमको रेशियो इसका फाइनल मिलेगा। तो हमने यह क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है बच्चों, और उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। यह हमने सभी काम लेंस मेकर फार्मूले से किया हुआ है। ठीक है, लेंस मेकर का फार्मूला आप जानते हैं 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में होता है 1/r1 माइनस 1/r2। पहले केस में लेंस को एयर में रख रहे हैं तो एयर की फोकस दूरी, सेकंड केस में लेंस को कहाँ रखा जाए लिक्विड में तो लिक्विड की फोकस दूरी। दोनों मान भरा, डिवाइड दिया, जैसा प्रश्न कह रहा था वह रेशियो हमको पता चल गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाँ, अगला प्रश्न बच्चों यह है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है। यानी हाइड्रोजन एटम है उसके ग्राउंड लेवल की बात की जा रही है। तो ग्राउंड लेवल यानी जो इलेक्ट्रॉन है अपने मूल ऊर्जा स्तर में है। जैसे देखिए ये कई सारे एनर्जी लेवल है। ठीक है, यहाँ पे आपको n की वैल्यू मान लीजिए 1 है, पहला ऑर्बिट है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसमें जब इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेगा तो आप जानते हैं कि जो एनर्जी होती है वो होती है, चूंकि आप जानते हैं nth ऑर्बिट का जो एनर्जी का फार्मूला होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे n स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल की बात की जा रही तो n का मान आपको 1 भरना होगा। अब भरेंगे तो आपको एनर्जी कितना मिल जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही एनर्जी उसके आयनन विभव के बराबर होगी। हो गए ये भी सॉल्व, बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, अच्छा चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों कि विद्युत चालकता की परिभाषा एवं बीमीय सूत्र हमको बताना है। ठीक है, तो हमको विद्युत चालकता की परिभाषा बताना है और बीमीय सूत्र बताना है। तो आप जानते हैं कि विद्युत चालकता जो होता है वह प्रतिरोध की क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी जो चालकता डिफाइन की जाती है, चालकता सिग्मा से दिखाते हैं 1 क्या होता है रो होता है। यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। ठीक है, तो चालकता की परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज और पूछा गया इसका बीमीय सूत्र, यानी आपको सिग्मा का बीमीय सूत्र भी लिखना होगा। ठीक है, तो बीमीय सूत्र कैसे लिखेंगे, यदि आपको इस विशिष्ट प्रतिरोध का बीमा पता हो उसी को पलट देंगे तो आपको सिग्मा का बीमा पता चल जाएगा। अच्छा, हम क्या करते हैं पहले विशिष्ट प्रतिरोध का बीमा लिखते हैं। तो आप जानते हैं कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है सिग्मा इक्वल टू वो होता है R इंटू A/EL होता है, यही होता है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे R की भी बीमा नहीं पता होगी। जब R की बीमा नहीं पता है तो आप जानते हैं कि V बराबर I इंटू R होता है, तो R का मान निकालेंगे तो V अपन क्या हो जाएगा I हो जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ V अपन I और A/L लिख सकता हूँ। हाँ, अब विभव की बीमा की बात करते हैं। तो क्या आपको विभव की बीमा पता है, वो भी नहीं पता होगा। जब वो भी नहीं पता है तो देखिए बहुत आसान है, V को आप क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं विभव जो होता है V इक्वल टू W/Q होता है। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ W/Q, नीचे I भी है L भी है, ऊपर एरिया है। ठीक है, अब कार्य, भाई कार्य का बीमा तो आपको पता होना चाहिए। कार्य का बीमा क्या होता है, देखिए तो वह होता है mL स्क्वायर T⁻²। ऊपर एरिया है, एरिया का बीमा आप जानते ही हैं क्या होता है मीटर स्क्वायर, L स्क्वायर हो जाएगा हमारा। नीचे क्या है आवेश है, यानी आवेश का बीमा क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि आवेश को मैं लिख सकता हूँ Q बराबर I इंटू टी। I का बीमा यानी एम्पियर, यानी A और T मतलब कैपिटल T, तो क्या हो जाएगा A इंटू टी, और एक पहले से I मौजूद है तो उसका भी हो जाएगा A, और यहाँ पे लंबाई है तो मैं लंबाई को यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब जो नंबर कट पिट रहा है काट लीजिए। देखिए एक लंबाई से लंबाई यहाँ कट जाएगा, बाकी नंबर को ऊपर भेजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ऊपर जाएगा तो हमारा ये m है L स्क्वायर, ये L स्क्वायर यहाँ पे एक L इसको दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा L³ हो जाएगा, और T ऊपर जाएगा तो माइनस कर देगा इसको, यानी T के पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। A मिल के A स्क्वायर, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है,
हाँ चेक कर लीजिए सही लिखा है क्या नहीं, एक एल बचा तो एल मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी हमने विशिष्ट प्रतिरोध का बीमा लिख दिया, अब इसी को पलट दीजिए, तो पलटेंगे तो जो सिग्मा का आपको बीमा मिलेगा, सिग्मा का बीमा वो क्या हो जाए, इसी को पलट देंगे तो यम के पावर -1 हो जाएगा और यल के पावर -3 और टी वाला तो प्लस बन जाएगा और नीचे हमारा हो जाएगा ये भी यल ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फाइनल बीमा हम ये फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। तो इसका ये बीमीय सूत्र हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं इस पूरे अपने PDF का आपको नोट्स प्रोवाइड करा सकता हूँ। इसके लिए हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप होगा जो मुख्यतः वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, उस नंबर के माध्यम से आप लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और मैं यहाँ पे जितने भी PDF के माध्यम से आपको पढ़ाऊँगा वह पूरा नोट्स आपको हैंड टू रिटेन बिल्कुल आपको मिल जाएगा, वैसे एक वैसे ही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है। अमीटर की बात की जा रही है, अमीटर से धारा ही नापते हैं, तो पूछा जा रहा है कि AC करंट की बात कर रहे हैं तो वह IRMS वैल्यू को मेजरमेंट करता है, यानी धारा का IRMS, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, IRMS यानी वर्ग माध्य मूल मान, IRMS को प्रदर्शित करता है, वर्ग माध्य मूल मान को इंडिकेट करता है, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों है कि होल पर कितना आवेश होता है। आपने PN संधि पढ़ा होगा, P मटेरियल N मटेरियल। P टाइप में आप जानते हैं कि मेजॉरिटी होल की होती है और N टाइप में मेजॉरिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि होल पर कितना आवेश होता है, तो बच्चों होल पर इलेक्ट्रॉन के ठीक बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसमें भी बोला है कि PN संधि डायोड का संकेत भी आपको बनाना है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं, होल पर इलेक्ट्रॉन के बराबर धनात्मक आवेश होता है, ठीक है। अब इसके संकेत की बात करते हैं। देखिए बच्चों, PN संधि डायोड को इस प्रकार बनाया जाता है, तो ये इसका सिंबल है, इसको P क्षेत्र बोलते हैं और इसको N क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसका सिंबल होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लेंगे आप इसको भी। हाँ, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा वीडियो फास्ट पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने का रीजन है क्योंकि हम सोच रहे हैं कि आपका पूरा ये जो एक सेट है हम कवर कर लें इसी वीडियो में, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके यदि आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है, चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। हाँ, अब बात करते हैं बच्चों कि रेडियो तरंग एक सूक्ष्म रेडियो तरंग एवं सूक्ष्म तरंगों में किसे, देखिए यहाँ पे मिस्टेकिंग हो गया है, यहाँ पर रहेगा एवं, ठीक है। तो रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है, ठीक है। तो हमसे पूछा रहे कि आवृत्ति की वैल्यू पूछी जा रही, दोनों वेवों में किसकी ज़्यादा होगी। और विद्युत चुंबकीय तरंग जब आपने पढ़ा होगा तो उन विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी बढ़ती हुई फ्रिक्वेंसी के रेंज में आपने अरेंज किया होगा। और सबसे छोटी जो फ्रिक्वेंसी वाली वेव होती है आपकी रेडियो वेव ही होती है। रेडियो वेव पहले नंबर पर आता है, दूसरे वेव पे माइक्रो वेव आता है, तीसरे नंबर पे आपका विजुअल रेज आता है, चौथे नंबर पे बच्चों आपका इंफ्रारेड आता है, ठीक है। यह क्रम होता है और वह फ्रिक्वेंसी का बढ़ता हुआ क्रम होता है, जिस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, ये जो हमारा सूक्ष्म तरंग है बच्चों इस रेडियो वेव से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यानी फ्रिक्वेंसी की बात करें तो सूक्ष्म तरंगों की जो आवृत्ति होगी वह ग्रेटर होगी रेडियो वेव की, ठीक है,
रेडियो तरंग से, ठीक है। यानी जो हमारा सूक्ष्म तरंग की फ्रीक्वेंसी है वह रेडियो वेव से क्या है, ग्रेटर होगी, उसकी आवृत्ति ग्रेटर होगी, बड़ी होगी, ठीक है। ये भी हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला प्रश्न बच्चों है कि नाभिक के द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो देखिए नाभिक के द्रव्यमान क्षति की बात करते हैं तो नॉर्मली हम जानते हैं किसी भी नाभिक का जो द्रव्यमान होता है उस नाभिक में मौजूद, अब भाई नाभिक में क्या क्या मौजूद है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। भाई जितने न्यूट्रॉन है जितने प्रोटॉन उन सभी के मास को जोड़ दिया जाए तो नाभिक के मास के बराबर होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में देखा गया है किसी नाभिक का जो मास होता है, नाभिकीय कणों के जो रेस्ट मास है, जो विराम द्रव्यमान है, उन सभी विराम द्रव्यमानों को जोड़ें तो नाभिक का जो मास होता है कुछ कम हो जाता है और द्रव्यमान में उसके मास में होने वाली यह कमी ही क्या कहलाती है बच्चों, द्रव्यमान क्षति कहलाती है, जिसकी परिभाषा आपको यहाँ पे लिख दी गई जो अभी हमने आपको बताया है ना। और द्रव्यमान क्षति को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एम से, ठीक है। और इसी में एक चीज और जोड़ा गया, देखिए बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। देखिए जब नाभिक बनता है तो नाभिक बनते समय अभी हमने बताया कि उसके मास में कुछ कमी हो जाती है और आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के हिसाब से यह द्रव्यमान में कमी ऊर्जा में तब्दील हो जाती है, ठीक है। और जो ऊर्जा में मतलब जो एनर्जी बाहर निकल चुकी है, भाई नाभिक का निर्माण हो गया और एनर्जी क्या होगी, बाहर निकल गई। तो जो नाभिक से एनर्जी बाहर निकलती है उसी एनर्जी को बोलते हैं बंधन ऊर्जा। क्योंकि मान लो अब नाभिक निर्माण हो चुका है, अब मैं नाभिक के कणों को सेपरेट करना चाहता हूँ, अलग अलग करना चाहता हूँ, तो जो एनर्जी बाहर निकले उसी एनर्जी को हम क्या कर दें, पुनः नाभिक को दे दें, तो क्या हो जाएगा, हमारे जो नाभिक के कण हैं वे सेपरेट हो जाएंगे। तो वही हमने लिखा है कि नाभिक के अवयवी कणों को अलग करने के लिए दी जाने वाली जो बाह्य मिनिमम ऊर्जा होती है वह नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। देखिए क्या लिखा गया, आवश्यक बाह्य, यहाँ पर देखिए न्यूनतम शब्द जोड़ दीजिएगा क्योंकि मिनिमम एनर्जी होती है, ठीक है। न्यूनतम ऊर्जा नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गए, इसे नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हाँ बच्चों अगला क्वेश्चन दिया कि क्राउन कांच में द्विअवतल लेंस है, दोनों सरफेस अवतल वाली है, ठीक है। लेंसों के पृष्ठों की त्रिज्या कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो और क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 आपको दिया गया। हमसे इसमें बच्चों पूछा जा रहा है त्रिज्या पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए त्रिज्या पूछा जा रहा है तो आप सेम वही लेंस मेकर फार्मूला यूज करेंगे। क्राउन कांच है ना, देखिए द्विअवतल लेंस, हाँ ठीक है वही लेंस मेकर फार्मूला यूज करते हैं। क्राउन कांच द्विअवतल लेंस बनाना है, ठीक। तो देखिए आपका द्विअवतल लेंस है तो जाहिर सी बात है लेंस कुछ इसी प्रकार होगा, ठीक है। इधर आपका R1 होगा और इधर आपका क्या होगा, R2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि द्विअवतल लेंस है तो दोनों सरफेस यानी दोनों का रेडियस सेम ही होने वाला है, यानी R1 जो होगा बच्चों इधर जा रहे हैं, देखिए प्रकाशिक केंद्र से दूरी नापते उधर जाएंगे तो माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, R माइनस हो जाएगा और आपका R2 जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, R पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। लेंस मेकर फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। अच्छा इसमें फोकस दूरी निकालना पड़ेगा आपको, फोकस दूरी नहीं दिया गया, क्षमता दिया गया है, ठीक है। तो देखिए आप जानते हैं कि लेंस की क्षमता का फार्मूला जो होता है 1/P = 1/EF होता है, ठीक है। क्षमता सही लिखा, हाँ। तो यहाँ से फोकस दूरी क्या हो जाएगा, F = सेंटीमीटर में ही निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 100 भर देता हूँ, ये दिया गया है 2.5, ठीक है 2.5 दिया गया, माइनस का है, ठीक है। डिवाइड दीजिए तो डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, मैं डेसिमल हटाना चाहता हूँ तो डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 1000 नीचे 25 हो जाएगा और 100 काटेंगे 25 चौका 100 यानी 40, माइनस का क्या हो जाएगा, यानी फोकस दूरी तो हमको मिल गया कितना, -40 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में आ चुका है, ठीक है।
अच्छा, अब मैं लेंस मेकर फार्मूला यूज करता हूँ बच्चों, देखिए यहीं पे देखिए 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू माइनस 1 और 1/r1, r1 की वैल्यू देख रहे हैं हम कि माइनस r है, 1/r2, r2 की वैल्यू आप देख रहे हैं पॉजिटिव है, ठीक है। अब वैल्यू हम क्या करते हैं, भर देते हैं। फोकस दूरी हमको पता है कितना है, -40 सेंटीमीटर है, यानी -40 सेंटीमीटर, तो मैं लिख सकता हूँ 1/-40 इक्वल टू म्यू का भी मान भर दीजिए। म्यू कितना दिया है, ये हमारा क्या है म्यू है, ठीक है। जो दिया गया है 1.65 -1, ठीक है। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे हमारा हो जाएगा r, ऊपर माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बाकी इधर देखिए आप, मैं क्या करता हूँ, इसको पहले घटा लेता हूँ इसमें से, तो क्या हो जाएगा -1/40 इक्वल टू, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.65, ठीक है। और इधर हमारा क्या है -2/r है, ठीक है। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना, देखिए मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा, 65 दूनी 130 होता है, 130 होगा तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आप लगा दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/40 इक्वल टू 65 दूनी 130, 2 डिजिट के बाद डेसिमल यानी 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 3/r, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1.30 इंटू 40 हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए हम क्या करते हैं, ये जो 40 इसको 4 × 10 लिखते हैं, और 10 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13 बन जाएगा, 13 चौके 52, यानी बच्चों जो रेडियस निकल के आएगा 52 सेंटीमीटर निकल के आएगा। दोनों चूंकि सेम है तो क्या हो जाएगा हमारा 52 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी प्रश्न है, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए कितना इजीली हमने सॉल्व कर दिया, इसको नोट कर सकते हैं इसको आप। हाँ, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों है यह है कि मेरे पास कोई पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनित स्थिति में इसके प्रचालन को समझाना है, मतलब ये फॉरवर्ड में जब कनेक्ट होगा तो कैसे काम करेगा उसको समझाना है। तो देखिए पीएन संधि डायोड बनता कैसे है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक पी क्षेत्र है और एन क्षेत्र है, हमने दोनों को ले लिया, ठीक है। इधर हम मान लीजिए कि हमारा क्या है, ये पी क्षेत्र है और इधर क्या है एन क्षेत्र में, ठीक है। और पी क्षेत्र में मेजॉरिटी आप जानते हैं, चूंकि इधर एक्सेप्टर है, आयन होता है, मेजॉरिटी इसमें होल की होती है, ठीक है। यानी मेजॉरिटी इसमें क्या है, होल है, ठीक है बच्चों। मैं होल को दिखा रहा हूँ, इसका आयन को नहीं दिखा रहा हूँ। इसमें मेजॉरिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की होती है, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन की होती है। अब देखिए यह पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड में कब कहा जाएगा, जब हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी क्षेत्र से और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को एन क्षेत्र से कनेक्ट कर दें तो यह पीएन जंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड में हो जाएगा, ठीक है। और फॉरवर्ड में हो जाने की वजह से बच्चों अब जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, अभी हमने बताया कि पी क्षेत्र में क्या मेजॉरिटी होल है और एन क्षेत्र में मेजॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये प्लस वाला टर्मिनल इन होल पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज माना जाता है, इनको इस डायरेक्शन में पुश करेंगे, और ये नेगेटिव टर्मिनल वाला जो चार्ज होगा इन सभी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, उनको क्या करेगा, वह इधर पुश करेगा। इस वजह से जो बहुसंख्यक आवेश होंगे डिफ्यूज होकर इधर और इधर जाने लगेंगे, ठीक है। जिसके वजह से ये जो डिप्लेशन लेयर है बच्चों, अवक्षय परत है, इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, घट जाती है। चौड़ाई क्या हो जाएगी, घट जाती है। जब चौड़ाई घट जाएगा तो बहुसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से करंट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और आप जानते हैं कि बहुसंख्यक आवेश वाहकों के वजह से जो करंट हमको मिलती है वह करंट बच्चों क्या मिलता है, आई डिफ्यूजन, यानी
विसरण धारा मिलता है, ठीक है। और अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से जो आपको करंट मिलता है डिप्लेशन लेयर में, जो डिप्लेशन लेयर बना है वह मिलता है आई ड्रिफ्ट, ठीक है बच्चों, यानी अपवाह धारा मिलता है। तो देखिए इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है भाई, इसमें मेजॉरिटी एक आधे इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इसमें एक आधे क्या होंगे, होल भी होंगे, ठीक है, एक आधे होल भी होंगे। तो लेकिन जो इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव टर्मिनल पर तरफ खींच लेगा, और इधर जो मेजॉरिटी चार्ज होल है उसको ये नेगेटिव टर्मिनल खींच लेगा, तो वो तो इस जंक्शन को पार ही नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उसके वजह से करंट बच्चों क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो जीरो मिलेगा तो आपको ओवरऑल इस पीएन संधि डायोड के भीतर जो करंट मिलने वाला है वह I इक्वल टू आई डिफ्यूजन, आई डिफ्यूजन ही करंट बच्चों आपको क्या होगी, मिलेगी, ठीक है। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि जब पीएन संधि डायोड को अग्रवृत्त में जोड़ा जाता है तो पी क्षेत्र को पॉजिटिव से एन क्षेत्र को अवक्षय वृत्त की चौड़ाई घट जाती, उस फिगर के बारे में यहाँ आपको लिख दिया गया, ठीक है। जैसा क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में 2 लाइन हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इससे आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए पूरा, हाँ नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, ठीक है। समय बहुत कीमती है इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ाई पर फोकस करेंगे। हाँ, अब बात करते हैं हम लोग कि अमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर, यानी जो शंट रेजिस्टेंस लगा होता है उसकी वैल्यू यदि हम बढ़ा दें तो उसके प्रास पर क्या इफेक्ट होगा और सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट आप समझेंगे, उसका जो प्रास होगा बच्चों, शंट का मान बढ़ाएंगे तो प्रास का जो मान होगा, प्रास का मान घट जाता है, ठीक है, घट जाता है। और इस केस में जब आप शंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वह वैल्यू मेजरमेंट एक्यूरेट करती है, क्योंकि मीटर पैमाने पे वह पूरे विक्षेप को मेजरमेंट कर लेती है, यानी सुग्राहिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी बच्चों सेकंड केस में सुग्राहिता ग्राहिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, ठीक है। बस इतना ही, ज़्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। चलिए यह क्वेश्चन भी हो गया। हाँ, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबा दिया जाता है, ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम यानी अल्पतम जो विचलन होगा वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा, यानी वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है उसका केवल 1/4 भाग उसका बचेगा, ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं कि यदि एक कांच के पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें, अच्छा ठीक है, ठीक है बच्चों। पहले हम यह मानते हैं कि जब कांच का जो प्रिज्म है एयर में रखा है तो उसके लिए जो अल्पतम विचलन की केस की बात की जा रही है, ठीक है, तो अल्पतम को डेल्टा एम से दिखाया जाता है। चूंकि एयर में मौजूद है तो मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, यानी ये अल्पतम विचलन कहाँ का है, जब उस प्रिज्म को एयर में रखा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, पतले प्रिज्म का फार्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। यहाँ पे ए क्या है, प्रिज्म कोण है, ठीक है। प्रिज्म है कांच से बना हुआ है तो उसका अपवर्तनांक यानी एयर में रखना तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमको लिखना होगा, ठीक है। चलिए इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसी प्रिज्म को लिक्विड में रख रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में इसका जो अल्पतम विचलन होगा डेल्टा एम, लिक्विड में है तो मैं एल लिख देता हूँ, और क्या हो जाएगा, लिक्विड के सापेक्ष उस प्रिज्म का यानी कांच का अपवर्तनांक -1 इंटू ए। इसमें ए क्या है बच्चों, प्रिज्म कोण है, ठीक है। अच्छा, हमको रेशियो पूछा जाएगा, रेशियो नहीं सिद्ध करना है कि 1/4 रह जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में 2 से भाग देते हैं, ठीक है। तो भाग देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए तो
समीकरण 1/2 से। तो डेल्टा यम ए अपान डेल्टा यम यल हो जाएगा और क्या होगा, ए से ए कट जाएगा और हमको मिलेगा ए म्यू जी -1 और डिवाइड में क्या हो जाएगा, यल म्यू जी माइनस में 1। ठीक है, और डाटा आपको दिया गया, देखिए वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक 3/2 है और वायु के सापेक्ष जल मतलब वही लिक्विड जल का पूर्णांक 4/3 दिया गया। अब बस इसमें मान भरना है तो ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा। देखिए कैसे सिद्ध होगा, बोर्ड पर फोकस करेंगे आप लोग। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये डेल्टा यम ए अपान डेल्टा यम यल इक्वल टू, हाँ इसका मान दिया गया है। देखिए चूंकि यहाँ पे एन से डिनोट किया हमने, म्यू से किया है, दोनों का मतलब अपवर्तनांक ही होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसका मान दिया गया है, कितना है 3/2 है, तो माइनस का 1 है, हमारा 1 हो गया। इधर यहाँ पर देखिए इसका मान दिया नहीं है, तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे जब ये वैल्यू दिया हो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का पूर्णांक हो तो इसको आप लिखते हैं कैसे हैं, μ2/μ1 लिखते हैं। और मैं यदि दोनों के डिनोमिनेटर में मान लीजिए कि μ1 से भाग दे दूं तो मैं इसको अलग अलग भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यदि मैं लिक्विड के सापेक्ष क्या है कांच का अपवर्तनांक, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, μg/μ यल लिखूंगा इस फार्मूले के हिसाब से, ऐसा लिखूंगा ना। अब दोनों के डिनोमिनेटर में मैं क्या कर दूं, μg/μa और इसके भी डिनोमिनेटर में क्या लिख दूं, μl/μa लिख दूं। हमने इसके भी डिनोमिनेटर में म्यू ए से भाग दे दिया है और इसके भी डिनोमिनेटर में म्यू ए से भाग दिए, दोनों में देंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं हो, क्योंकि ऊपर जाएगा पुनः कट ही जाएगा। अब देखिए बस इसका एक फायदा यह है, यहाँ पे जो टर्म लिखा गया है वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक, जिसको मैं लिख सकता हूँ ए म्यू जी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे जो लिखा गया है वायु के सापेक्ष लिक्विड का पूर्णांक, जिसको मैं लिख सकता हूँ ए म्यू बच्चों यल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसी फार्मूले का थोड़ा हम यहाँ यूज करेंगे, इसलिए ऐसा आपको बताया जा रहा है ये सब। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों इस फार्मूले में जो हमने इधर अभी बताया आपको, वायु के सापेक्ष यानी वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक बटे वायु के सापेक्ष किसका, लिक्विड का पूर्णांक, यानी लिक्विड का पूर्णांक -1। ठीक है, सॉल्व करिए इसको आप। तो डेल्टा यम ए अपान डेल्टा यम यल इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 2 एक कम हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। इसका मान भरिए आप, मान भरेंगे वायु के सापेक्ष कांच का 3/2 है और वायु के सापेक्ष लिक्विड बोले चाहे वाटर बोले बात वही है, तो इसका भी मान दिया ही गया है। तो 3/2 और उसके बटे क्या हमारा, उसके बटे में हमारा हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, चाहे इसको थोड़ा और सिंपल हम कर देते, क्यों इतना जटिल किया जाए। क्यों कट नहीं रहा यार, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका मान भर दिए 3/2 माइनस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मान कितना है 4/3 है, तो हमने भर दिया 4/3 और यह नंबर डिवाइड में होगा। अब पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो इसका मान भर देंगे आप कितना, 4/3 ही भर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा यम ए अपान डेल्टा यम यल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये नंबर कट जाएगा 2 से इसमें, तो ये 2/, हमारा क्या हो गया 3 हो गया। यहाँ डिवाइड में देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते 3 × 9 हो जाएगा, 2 × 8, तो 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, नीचे क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ये 6 पलट के कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा यम ए अपान ये हो जाएगा हमारा डेल्टा यम यल इक्वल टू 6 ऊपर चला जाएगा, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा 6 ऊपर जाएगा तो 6 दूनी 12, यानी जिसको मैं लिख सकता हूँ 12/ डिवाइड में क्या है 3। इसको काटिए आप, काटेंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा यम
A अपान डेल्टा एम यल 3 चौके यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, और आपसे क्या पूछा जा रहा था कि सिद्ध करना है कि अल्पतम विचलन जो होगा वायु के सापेक्ष का 1/4 रह जाएगा। तो ये बात सिद्ध हो गया। देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ भेजता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ, यानी क्या हो जाएगा डेल्टा एम यल इक्वल टू इस 4 को इधर भेजिए और इसको इधर भेजा जा रहा है तो क्या हो जाएगा 1/4 और इधर हो जाएगा हमारा डेल्टा एम ए। तो देखिए ये बात सिद्ध हो जा रहा है कि जो माध्यम में जो अल्पतम विचलन है प्रिज्म का, वह वायु में अल्पतम विचलन का 1/4 भाग ही बचा हुआ है। ठीक है, ये बात हमने क्या कर दिया वहाँ पे सिद्ध कर दिया। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर देंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन बच्चों यह है कि विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना करनी है और इसकी चालन धारा के बीच कलांतर बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट यह है, क्योंकि आप जानते हैं कि कैपेसिटर की प्लेटों के बीच कुछ भी होता नहीं फिर भी करंट फ्लो करता है, और ये बात मैक्सवेल ने अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बताया है। इन्होंने देखा है कि जब कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में किसी चुंबकीय कंपास को रख दिया जाता है तो चुंबकीय कंपास में जो निडल्स में डिफ्लेक्शन शो होता है, डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, तो ये बात स्पष्ट हो जा रही है। तो यह डिफ्लेक्शन तभी उत्पन्न हो सकता है या तो इसके बीच में करंट बह रहा हो या इसके बीच में कोई चुंबक हो, क्योंकि भाई जहाँ चुंबक होगा वहीं चुंबकीय क्षेत्र होगा, या किसी वायर में करंट बह रही है अगल बगल चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ठीक है, तो इन्होंने अनुमान लगाया कि जो एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वह नियम हमारा अधूरा था, और उस अधूरे नियम में इन्होंने क्या किया, जो बीच में करंट फ्लो कर रही थी, क्योंकि वायर के अंदर जो करंट बह रहा है उस करंट को उन्होंने नॉर्मली हम जानते हैं कि चालन धारा बोला जाता है, कंडक्शन करंट, और जो कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में करंट हमको मिला था उस करंट को उन्होंने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट यानी आईडी। ठीक है, और इसके आधार पर इन्होंने क्या किया, विस्थापन धारा के कारण ही जो एम्पियर का नियम था उसके अंदर संशोधन किया और वह नियम नए रूप से डिफाइन किया गया जिसको एम्पियर मैक्सवेल का समीकरण कहा जाता है, जिसको डिफाइन किया गया है B.D इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस ID। यहाँ पे ID क्या है, पहले यहाँ पे IC की बात करते हैं। IC हमारा क्या है, ये चालन धारा है, चालन धारा है। और बच्चों यहाँ पे जो ID है यह विस्थापन धारा है, विस्थापन धारा है। ठीक है, विस्थापन धारा की जो वैल्यू होती है जब वैद्युत क्षेत्र में समय के साथ परिवर्तन किया जाता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करती हैं। तो उसी के आधार पे देखिए आईडी करंट की वैल्यू हमने अब डिफाइन किया हुआ है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ठीक है, तो ये म्यू नॉट का मल्टीप्लाई कर दिया गया और आईडी की वैल्यू एप्सिलॉन डी फाई बाई डी टी होती है। ठीक, अच्छा, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और बताया गया है कि चालन धारा और कलांतर के बीच फेज डिफरेंस कितना होता है। तो देखिए हम कंडक्टर के कैपेसिटर की ही बात करते हैं। यदि कैपेसिटर आप मैंने बांधा हुआ है तो कैपेसिटर के बीच और चालन धारा के बीच जो कलांतर होता है बच्चों वह 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, यानी कलांतर जो होगा कलांतर फाई वो हमारा पाई बाई 2 होता है। ठीक है, यानी चालन धारा और विस्थापन धारा दोनों सेम कला में नहीं होती। उनके कैपेसिटर की केस में बात की जा रही है जिसमें जो कलांतर होगा वह 90 डिग्री का होगा, पाई बाई 2 होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों यह है कि नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो नाभिकीय विखंडन हम नॉर्मली जानते हैं कि नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात की जा रही है तो आप जानते हैं कि जो परमाणु रिएक्टर होते हैं यूरेनियम 235 का क्या कहता है, विखंडन ही किया जाता है। भारी नाभिक यूरेनियम 235 है, विखंडन के माध्यम से एनर्जी को प्राप्त की जाती है। नाभिकीय संलयन बच्चों उसी के ठीक उल्टा हो जाता है। इसमें 2 हल्के नाभिक संयुक्त होकर
एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जैसे सूर्य जैसे तारे हो गए, उनमें हाइड्रोजन जो एटम हल्का एटम है मिलकर एक भारी नाभिक हीलियम का निर्माण करता है, जिसके दौरान बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मुक्त होती है। ठीक है, दोनों डेफिनेशन लिख दिया गया है, एग्जाम्पल लिख दिया गया, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, आपको आप नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हाँ, चौथा क्वेश्चन बच्चों है कि एक प्लास्टिक की एक गोली, ये प्लास्टिक की गोली यहाँ दिखाई गई है बीच में। ठीक है, प्लास्टिक की गोली है जिसका द्रव्यमान दिया गया। ठीक है, तो द्रव्यमान गोली का दिया गया है, कितना दिया गया है 3.2 गुणे 10 के पावर -15 किलोग्राम दिया गया। भाई जो प्रश्न में दिया पहले डाटा नोट कर लेते हैं। ठीक है, दो क्षैतिज समांतर अभिष्ट प्लेटों के बीच संतुलित है। भाई संतुलित ये तभी रह सकती है जितना फोर्स ऊपर लग रहा है गोली पर उतना ही फोर्स नीचे। तो संतुलन की अवस्था की बात करते हैं। संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा, जो ऊपर फोर्स लग रहा है, भाई कोई चार्ज है तो उसको आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, है Q इंटू E के बराबर, और उसका भार नीचे काम कर रहा है mg, जो उसको बैलेंस कर रहा है। संतुलन की अवस्था में इतना फोर्स काम करेगा। ठीक है, तो गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम है या अधिक है, आपको वैल्यू उसकी बतानी है। और प्रश्न में एक और वैल्यू दिया है, जी का मान दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, जी की वैल्यू दी गई है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, अच्छा, इस प्रश्न में आपको कैपिटल E का मान नहीं दिया गया है, क्योंकि हमको निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हमको इसमें पहले Q फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि Q बराबर n E होता है, वहीं से हमको n का मान पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम पहले क्या करते हैं, कैपिटल E निकालते हैं। हमको इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर पता है। ठीक है, जब विभवांतर पता है तो आपका काम है आसान हो गया। देखिए ना, आप जानते हैं वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में रिलेशन क्या होता है, V बराबर E इंटू क्या होता है, D होता है। और यहाँ से देखिए तो E की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, V/D हो जाएगा। अरे प्लेट की दूरी हमको पता है, यही तो D है, लेकिन यहाँ पे आपको D दिखाई दे रहा है 2 सेंटीमीटर, तो मैं इस D को क्या करता हूँ, मीटर में बदल देता हूँ, तो 2 गुणे 10 के पावर -2 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, बस मान भर दीजिए, कुछ करना ही नहीं है। तो देखिए क्या हो जाएगा, कैपिटल E बराबर V का मान कितना है 1000 वोल्ट है, और D का मान कितना है 2 गुणे 10 के पावर -2 है। ठीक है, यह ऊपर जाएगा, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, और 2 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50,000 वैद्युत क्षेत्र है ना, तो मैं वोल्ट पर मीटर लिख देता हूँ, उसका मात्रक हो गया। हमको वैद्युत क्षेत्र का मान पता चल गया। अब यहाँ से हमको Q फाइंड आउट करना है, तो देखिए Q बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू जी अपान कैपिटल E। बस इसी फार्मूले में हम क्या कर देंगे, मान भरेंगे, आवेश का मान पता चल जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू m मतलब दिया ही गया है, कितना है 3.2 गुणे 10 के पावर, कहाँ गए भाई, 3.2 गुणे 10 के पावर -15 है, -15, और इंटू जी का मान तो 10 दिया गया है ना, जी का मान हमारा 10 हो गया। तो mg हमने E का मान अभी निकाले हैं, यहाँ पे कितना निकाला गया है 50,000। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग हैं। तो देखिए यह है आपका जो 4 जीरो है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब माइनस में होगा तो 15 4 19, और 19 में देखिए जीरो घटा दीजिएगा, यानी आपको जो Q की वैल्यू मिलेगी 3.2 बटे 5 गुणे 10 के पावर -18 मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, जब ये 18 हो गया, हमको आवेश का मान तो पता चल गया। अब हम भाग देते इस नंबर में, जब देखते हैं कितना आता है। तो Q इक्वल टू, अब डेसिमल भूल जाइए, चल डेसिमल लगा देते हैं यहाँ पे 0 पॉइंट, तो 5 छक 30 यानी 6 हो गया, 30 हो गया 20, यानी कितना हो जाएगा 20 है, तो 5 चौके 20, यानी 0.64 होगा, गुणे 10 के पावर -18।
हमने इस गोली पर कितना आवेश है वो आवेश कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, तो आप जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, एन ई होता है। तो एन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q बाई नहीं, एन बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई ई हो जाएगा, ठीक है। Q का मान यह है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते ही हैं, Q का मान हमारा है 0.64 इंटू 10⁻⁻18 और डिवाइड में क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस 10 के पावर -19 को ऊपर ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा, 18 कैंसिल कर देगा, एक 10 बचेगा, और 10 का मल्टीप्लाई जब इस 0.6 में करेंगे तो 6.4 हो जाएगा। नीचे 1.6 है, ऊपर 6.4 है, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो ऊपर हमारा क्या बन जाएगा 6.4 और डिवाइड में हो जाएगा 1. ये हमारा हो जाएगा 6। तो ये डेसिमल से डेसिमल कटेगा, 16 चौके 64, यानी n की जो वैल्यू आपको मिलेगी वह 4 मिलेगी, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। तो हमने इसमें इलेक्ट्रॉन में सामान्य रूप से कितना कम है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। हाँ, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं और इनका संचरण आरेख बनाइए, और संचरण आरेख में वैद्युत क्षेत्र का आयाम और चुंबकीय क्षेत्र के आयाम को दिखाना भी है। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जिसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का जो कंपन होता है तरंग संचरण के लंबवत होता है, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया। तो देखिए, तरंग के चलने का डायरेक्शन ये है ना, यह तरंग संचरण, क्या हो गया यार, स्लाइड चला गया नीचे हमारा। हाँ देखिए, हाँ अब हम बात करते हैं कि यह हमारा क्या हो जाएगा, ये तरंग संचरण की दिशा हो जाएगी, ठीक है। यानी तरंग हमारा उस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसमें वैद्युत क्षेत्र जो है y-x प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, तरंग जा रहा है इससे और वाइब्रेट कर रहा है, लंबवत हो गया, और चुंबकीय क्षेत्र का जो घटक है इसमें वाइब्रेट कर रहा है, तरंग जा रही है ऐसे और वाइब्रेट कर रहा है ऐसे, तो दोनों कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं कि लंबवत ही है, ठीक है। तो इधर हमारा ये वैद्युत क्षेत्र का कंपोनेंट है, और इधर हमारा क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र का कंपोनेंट है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ वैद्युत क्षेत्र का जो घटक होगा वह क्या हो जाएगा, Ex, चूंकि आप देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र हमारा किस में जा रहा है, XY प्लेन में, X में जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी, E0 और साइन ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा, kx हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसका जो आयाम बच्चों है यही आयाम है, ठीक है। इसका क्या है, यह आयाम है, ठीक है। यह हमने वैद्युत क्षेत्र के घटक को लिखा हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र का घटक यहाँ देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र का जो घटक होगा बच्चों वह क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र किस में वाइब्रेट कर रहा है, जेड में, ठीक है, जेड में वाइब्रेट कर रहा है, यानी क्या हो जाएगा, ये BZ = B0 और साइन ओमेगा टी माइनस kx, क्योंकि दोनों ही x के पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रही हैं। और यहाँ पे जो B0 है यह चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है, तो हमने उसके पदों में भी ये बात लिख दिया है, ठीक है। बस यही पूछा भी गया था आपसे कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, उसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी गई है, और संचरण आरेख भी वैद्युत क्षेत्र आयाम था चुंबकीय क्षेत्र के आयाम को दिखाना था, जैसा कि यहाँ पे दिखा दिया गया, ठीक है। नोट कर सकते हैं इसको आप, ठीक है। हाँ, यह वीडियो कुछ लंबा हो रहा है, हम सोच रहे हैं कि बच्चों बाकी के जो क्वेश्चन हैं
नेक्स्ट डे किया जाए, सॉल्व किया जाए, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा तो पढ़ने में दिक्कत होगी। आधे अनसॉल्व को हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है, यानी 4 नंबर तक कर लिया गया। सेक्शन 5 में 4-5 क्वेश्चन वो करने, उसके बाद 6, 7, 8, 9 यानी लगभग आपके 10 और प्रश्न बचे हुए हैं। लगभग हमने 18, 19, 20 प्रश्न कवर कर लिया है, ठीक है। तो वह जो टॉपिक हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ओके।